तो मेरे सभी छात्र छात्राओं को प्यार भरा नमस्कार और अपने YouTube सरस्वती कोचिंग सेंटर दुर्गा नगर बरेली में सभी का अभिनंदन स्वागत है। और हम जानते हैं जैसा कि जो है फिजिक्स का रिवीजन बैच चल रहा है जिसमें हम यूपी बोर्ड 2024 के लिए मुख्य क्वेश्चन करा रहे हैं। तो आज की वीडियो में जो पहला क्वेश्चन है हमारे पास वो है अनुगमन बेग बीडी अनुगमन बेग बीडी और जे में संबंध, या हम कह सकते हैं वैद्युत धारा और अपवाह वेग में संबंध, यानी हमें वैद्युत धारा और अनुगमन वेग में संबंध को स्थापित करना है। तो सबसे पहले मेरे साथियों हम अनुगमन वेग की बात करते हैं। किसकी करते हैं? अनुगमन वेग की बात करेंगे हम। और जो अनुगमन वेग होगा हमारे पास तो हम उसकी बात करेंगे पहले। तो जो हमारे पास अनुगमन वेग होता है बीडी, तो हमने कहा था कोई हमारे पास कोई चालक है ये, और हम जानते हैं ये चालक होता है तो इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन। और जब इस चालक के सिरों के मध्य हम कोई विभवांतर स्थापित करते हैं तो इसमें एक वैद्युत क्षेत्र स्थापित हो जाता है, और ये जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड के औसत वेग से क्या करते हैं? औसत वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं। औसत वेग से क्या करते हैं? गति करते हैं। क्या करते हैं? गति करते हैं। और इसी वेग को हम क्या कहते हैं? अनुगमन वेग। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग बीडी कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुगमन वेग बीडी कहते हैं। तो मेरे साथियों अनुगमन वेग सबकी समझ में आ गया होगा। अनुगमन वेग की परिभाषा 1 नंबर में पूछ ली जाती है, 2 नंबर में भी पूछ ली जाती है। तो अनुगमन वेग कुछ नहीं है, कोई चालक है और जब चालक के सिरों के मध्य विभवांतर लगाते हैं तो उसके जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 10⁻⁴ मीटर पर सेकंड के औसत वेग से वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गतिमान होते हैं। उसी वेग को क्या कहते हैं? हम अनुगमन वेग कहते हैं। अब अपने हम क्वेश्चन पे आते हैं। अब जब हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं तो हमने कहा कोई चालक है तो उसके बीच हमें आई और बीडी का संबंध बताना है। तो हमने मान लिया कोई चालक है, माना कोई चालक है और चालक में टी सेकंड में क्यू आवेश प्रवाहित हो रहा है तब चालक से प्रवाहित धारा और इसका सूत्र होता है I बराबर Q/T। ये हो जाएगी समीकरण नंबर 1। क्या हो जाएगी? समीकरण नंबर 1। यानी कोई चालक है और टी सेकंड में Q आवेश प्रवाहित होगा तो उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा जो होगी वो क्या होगी? I बराबर Q/T। समीकरण 1 मान लोगे। सबसे पहले हमें किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा का सूत्र याद होना चाहिए, I बराबर Q/T। समीकरण 1। तो पहला ये इस डेरिवेशन में सबसे पहले हमें I का मान निकालना, I बराबर Q/T। दूसरी बात ये आती है कोई चालक है, मान लिया। अब कोई चालक है तो उसका क्या होगा? तो मान लेंगे किसी चालक में एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या n है तथा क्षेत्रफल a है और इनका अनुगमन वेग बीडी हो। और जब बीडी होगा तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा? यानी टी सेकंड में क्षेत्रफल ए से प्रवाहित होने वाला क्या निकालने पड़ेगा? कुल आवेश निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा? कुल आवेश। और इसका जो कुल आवेश होगा वो होगा Q बराबर N। हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है? N, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है? E, तो हो जाएगा Ne। क्षेत्रफल कितना है? A, क्योंकि क्षेत्रफल की बात करी है। और इसका अनुगमन वेग कितना है? BD। कितना है? BD। और समय कितना लिया है? T।
यानी टी सेकंड में उस क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला जो कुल आवेश होगा वो क्या होगा, एन ई ए बी डी इंटू टी, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होगी, एन ए बी डी इंटू टी, और हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ई, तो कुल आवेश कितना हो जाएगा, एन ई ए बी डी इंटू टी। ये समीकरण कितनी हो गई हमारे पास, 2 हो गई। अब हम क्या करते हैं, समीकरण एक में Q का मान रखने पर, और जब Q का मान रखेंगे तो I बराबर Q की वैल्यू क्या है यहाँ पे, एन ई ए बी डी इंटू टी, और अपान में क्या है टी से टी खत्म हो जाएगा, तो I बराबर क्या आ जाएगा, एन ई ए बी डी। तो यही हमारे पास अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध है। ये क्या गया, आई, तो आई और बी डी यानी अनुगमन वेग और वैद्युत धारा में संबंध हो गया स्थापित, ये होता है हमारे पास। तो सबसे पहले आई बराबर क्यू अपॉन टी लिखेंगे, और किसी चालक के क्षेत्रफल से प्रवाहित होने वाला कुल आवेश जो होगा ये याद रखना है, एन ई ए बी डी इंटू टी, क्योंकि हम जानते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या एकांक आयतन में कितनी है, एन है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है ई, क्षेत्रफल कितना है ए, और बी डी यहाँ पे क्या है उसका अनुगमन वेग, और टी यहाँ पे क्या है समय हो गया मेरे साथियों। तो कुल आवेश याद रखना है, कुल आवेश का मान हमें यहाँ रख देना है, और टी से टी ये कट जाएगा, तो आई बराबर संबंध आ जाएगा एन ई ए बी डी। तो एक क्वेश्चन इसका समाप्त हो गया। अब दूसरा है धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध। तो हमें धारा घनत्व और अनुगमन वेग में संबंध को स्थापित करने के लिए हमें आई और बी डी का संबंध याद होना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे धारा घनत्व। धारा घनत्व होता है जे, और जे बराबर होता है आई अपान ए, क्योंकि एक नंबर में कभी कभी धारा घनत्व और धारा घनत्व की परिभाषा उसके ऊपर न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं। तो धारा घनत्व होता है जे बराबर आई अपान ए, यानी कोई हमारे पास परपथ हो या कोई तार हो, उसके एकांक, उसके किसी बिंदु पर एकांक क्षेत्रफल से, एकांक क्षेत्रफल में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है, धारा घनत्व कहलाती है। क्या कहलाती है, धारा घनत्व, जे कहलाता है। और ये कैसी राशि है, सदिश राशि होती है मेरे साथियों। इसका मात्रक होता है एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्या होता है, एम्पियर प्रति मीटर स्क्वायर। क्वेश्चन पे आते हैं अब हम। तो सबसे पहले हम जानते हैं वैद्युत धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, और इसमें जो संबंध होता है वो अभी पढ़ाया था हमने, आई बराबर एन ई ए बी डी। यहां लिखोगे धारा घनत्व की परिभाषा से, परिभाषा, तो इसकी परिभाषा होती है जे बराबर आई अपान ए। यहां से आई का मान रख दिया जाएगा यहां पे, और जब आई का मान रखेंगे तो आई का मान क्या है, एन ई ए बी डी, और अपान क्या है ए से खत्म हो जाएगा ये, तो जे बराबर आ जाएगा एन ई बी डी। तो ये जो संबंध है वो किसका है, धारा घनत्व और बीडी का संबंध आ गया। धारा घनत्व और बीडी का ये संबंध आ जाएगा। तो यहाँ पे क्वेश्चन था धारा घनत्व और बीडी में संबंध, और आई और बीडी का संबंध। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दूसरा क्वेश्चन है इसका, दूसरा क्वेश्चन मेरे साथियों है इंपॉर्टेंट है, ये भी 2019 का शॉर्ट नोट क्वेश्चन है ये। उसने पूछा है अनोमीय और ओमीय प्रपथ से क्या आप समझते हैं। तो हम जानते हैं ओम का नियम पढ़ा होगा। उसने कहा था किसी चालक या किसी प्रपथ की भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन ना किया जाए, तो हम जानते हैं साथियों बी अपान आई का मान कैसा होता है, नियत होता है। क्या होता है, नियत होता है, जिसे हम क्या कहते थे, ओम का नियम कहते थे। क्या कहते थे हम, ओम का नियम। अब मेरे साथियों यहाँ पे परपथ दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओमीय परपथ। क्या होता है, ओमीय परपथ। एक होता है अनोमीय परपथ। अनोमीय परपथ, अनोमीय परपथ एक होता है ओमीय परपथ, बी अपान आई। और जब किसी चीज का अनुपात नियत रहता है तो उसका जो ग्राफ होता है वो हमेशा कैसा मिलता है, सरल रेखा में मिलता है। तो वो कहलाता है हमारे पास ओमीय परपथ, यानी जो ओम के नियम का पालन करता है उसे कहते हैं ओमीय परपथ, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करता है उसे क्या कहते हैं, हम अनोमीय परपथ कहते हैं। तो हमसे पूछा गया ओमीय परपथ, तो लिखना चाहो लिख सकते हो, बे परपथ या बे चालक जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, हम ओमीय परपथ कहते हैं। या कह सकते हैं बे परपथ जिनमें बी अपान आई, बी अपान आई बराबर क्या हो, नियत हो। क्या हो, नियत हो, तो उसे क्या कहते हैं, हम ओमीय परपथ कहते हैं। ओमीय परपथ
या ओमीय चालक कहते हैं। दूसरी बात यह है जिसमें बी अपान आई नियत नहीं होता है, उन्हें क्या कहते हैं हम? अनोमीय चालक कहते हैं। क्या कहते हैं? अनोमीय चालक। अनोमीय चालक कहते हैं। तो याद रखना, जो ओम के नियम का पालन करते हैं उन्हें ओमीय चालक कहते हैं, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें अनोमीय चालक कहते हैं। अब उसने पूछा इनके उदाहरण भी दीजिए। क्या दीजिए? इनका उदाहरण भी दीजिए। तो इसका जो उदाहरण होगा, जो ओमीय चालक होते हैं, ये क्या है? ओमीय चालक, क्योंकि इसमें ये है, ये आई है, ये क्या है? बी है। ये विभांतर है और ये क्या है मेरे बच्चे? आई है। तो इन दोनों का जो है बी और अपान आई यहाँ पे कैसा है? ये नियत है। कैसा है? नियत। तो अभी यहाँ पे जो ग्राफ मिला है वो कैसा मिला है? सीधी रेखा में मिला है। और जब सीधी रेखा में मिलेगा तो बी अपान आई का मान कैसा है? नियत है। जब बी के साथ साथ क्या हो रहा है? आई बढ़ रहा है। बी के साथ साथ क्या हो रहा है? आई बढ़ रहा है। बी के साथ साथ क्या बढ़ रहा है? आई बढ़ रहा है। अगर कह सकते हैं हम यानी अगर 1 2 3, यहां लिखो 1 2 3, ये समान रेखा में बढ़ रहा है। यहाँ पे जैसे मान लिया यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे मान लिया 4 है, यहाँ पे मान लिया यहाँ पे 8 हो सकता है, और यहाँ पे कितना होगा? 12। अगर इसका अनुपात निकलेंगे तो क्या होगा? बराबर हो सकता है। तो जहां पे बी अपान आई बराबर क्या होगा? नियत होगा, उसे ओमीय चालक कहते हैं। और यहाँ पर जो है बी अपान आई का मान जो है वो नियत नहीं है। क्या नहीं है? नियत नहीं है। इसीलिए क्या कहेंगे इसको हम? अनओमीय चालक कहेंगे। ये विभांतर हो गया, ये क्या हो गया? आई हो गया। पहले आर का मान क्या हुआ? ये बी अपान आई का मान बड़ा है, फिर क्या हुआ? कम हुआ है, फिर बड़ा हुआ है। तो यहाँ पर हर जगह क्या है? यहाँ तक तो सही है, मगर यहाँ पर जो यहाँ पे क्या हुआ? कम हुआ है। यानी यहाँ पर जो बी अपान आई का मान है, यानी बी अपान आई का जो अनुपात है वो नियत नहीं है। क्या नहीं है? नियत नहीं है। और जब नियत नहीं है तो ये क्या हुआ? अनओमीय चालक हुआ। क्या हुआ? अनओमीय चालक। सिंपल भाषा में लिख सकते हो, जो ओम के नियम का पालन करते हैं ओमीय चालक, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहते हैं हम? अनओमीय चालक कहते हैं। उदाहरण देखें तो ओमीय चालक के जो उदाहरण हैं, ओमीय चालक में सभी धातुएं आ जाती हैं। टंगस्टन, ये अनोमीय चालक के उदाहरण हैं। अगर हम बात करें अनोमीय चालक, तो अनोमीय में हो जाता है डायोड बल्ब। डायोड बल्ब है, ट्रायोड बल्ब है, और टार्च की जो लाइट होती है वो, ये सब क्या होते हैं? अनोमीय चालक होते हैं, क्योंकि इसमें बी अपान आई का मान नियत नहीं रहता है। तो मेरे साथियों, तो ओमीय चालक और अनोमीय चालक अब समझ में आ गए होंगे। जो ओम के नियम का पालन करेंगे वो ओमीय चालक, और जो ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे वो होते हैं अनोमीय चालक। जिसमें बी अपान आई कांस्टेंट होता है ओमीय चालक, जिसमें बी अपान आई कांस्टेंट नहीं होता है वो अनोमीय चालक। ओमीय चालक में सभी धातुएं आ जाती हैं, अनोमीय चालक में डायोड बल्ब है, ट्रायोड बल्ब है। ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन। मेरे साथियों, हमने कहा जितनी हम पीडीएफ देते हैं उसमें जो क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और मेरे साथियों 2010 और 19 में पूछा गया है, तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका एक ना एक क्वेश्चन आता रहता है। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन तैयार करते हैं, दूसरा क्वेश्चन पहले कराते हैं, फिर उसके बाद हम आते हैं क्वेश्चन पे। इसका एक रूप है ये वाला, पहले ये सिद्ध करेंगे तो बात करेंगे हम बाद में। इसका बेस सूत्र है ये, वो करा कि एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे N गुना लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहां से 2-3 क्वेश्चन निकल जाते हैं अच्छी तरह से, 2-3 तरह से। और मेरे साथियों, वीडियो को थोड़ा लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे थोड़ी हमें ऊर्जा मिले और हम अच्छे क्वेश्चन आपको दे सके। पहली बात तो इस पीडीएफ में एकदम यूपी बोर्ड में गर्दा मचाने वाले सवाल मिलेंगे। जितनी भी हम पीडीएफ कराएंगे तो उसमें महत्वपूर्ण सवाल होंगे, फालतू कोई सवाल नहीं होगा, जो परीक्षा की दृष्टि से एकदम बढ़िया होते हैं। अब देखो यही क्वेश्चन कितना अच्छा है। उसने कहा एक तार का प्रतिरोध R ओम है, इसे N गुनी लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। यानी एक तार है जिसका प्रतिरोध R था, फिर कह रहा है इसे N गुना लंबाई तक खींचा जाता है, तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। यानी कोई तार है
और मान लिया तार की जो प्रारंभिक लंबाई है वो क्या है, एल है। वो कह रहा है कि अब एक तार को एन गुना लंबाई तक खींचा जाता है, यानी जो L2 है वो कितनी हो गई, एन गुना, कितनी हो गई, एन गुना हो गई। यानी L1 जो है वो L है और L2 जो है वो कितना है, एन एल है। यानी कोई तार था, उसकी लंबाई, प्रारंभिक लंबाई जो L थी, और जब उसे n गुना लंबाई तक खींचा गया तो L2 का मान कितना आ गया, NL। अब इसी प्रकार इसका जो प्रारंभिक क्षेत्रफल था, क्या था, इसका A1 था, और वृद्धि के बाद क्षेत्रफल है वो क्या हो जाएगा मेरे साथियों, A2 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं कोई तार है जिसका प्रतिरोध क्या है, वो जिसकी लंबाई L1 बराबर L थी और L2 बराबर क्या था, NL था, और मान लिया इसका प्रारंभिक में, यानी इसका इस समय कंडीशन जो थी, इसका क्षेत्रफल क्या था, A1 था, और इसका क्षेत्रफल क्या यहाँ पे था, A2 था। शॉर्ट मार रहा हूं मैं थोड़ा सा। अब मेरे साथियों हम कह सकते हैं जब तार इतना बड़ा था, मान लिया ये तार था कोई, और जब इसकी तार की लंबाई हमने बढ़ाई, और जब हमने तार की लंबाई बढ़ाई तो हमने देखा कि तार की मोटाई कम हो गई, मगर तार का क्या नहीं बढ़ेगा, बदलेगा, आयतन नहीं बदलेगा। तो याद रखियो कि इस सवाल में जब कहीं पर कोई आकृति बढ़ाई जा रही हो, घटाई जा रही हो, तो क्या चीज नहीं बदलती, आयतन नहीं बदलता है। तो तार का प्रारंभिक आयतन बराबर वृद्धि के बाद आयतन, यानी तार का प्रारंभिक आयतन, तो तार की लंबाई कितनी थी, L1, और क्षेत्रफल इसका क्या था, A1, यानी लंबाई गुणा क्षेत्रफल क्या हुआ, आयतन, और इसकी क्या थी, L2, और यहां क्या हुआ, A2। तो हमने क्या करा, यहां से A1 बटे A2 का मान निकाल लिया यहां से, तो ये हो जाएगा हमारे पास L2 बटे क्या हो जाएगा, L1, यानी A1 बटे A2 बराबर क्या हो जाएगा, L2 बटे क्या हो जाएगा, L1। अब हम जानते हैं, अब हमने सबने एक सूत्र पढ़ा था, तार का प्रतिरोध निकालना है, क्या निकालना है, तार का प्रतिरोध। तो इस समय R1 जो था वो क्या था, R था, और यहां से हमें R2 निकालना था, क्या निकालना है, R2। यानी पहले तार था, उसकी लंबाई L थी, क्षेत्रफल A1 था, प्रतिरोध R था। जब तार को N गुना लंबाई की गई, यानी L2 NL हो गया, क्षेत्रफल A2 हो गया, R2 हमें ज्ञात करना है। तो ध्यान रखना कि इसमें हमें क्षेत्रफल वो आयतन लेके चलना पड़ेगा। तो तार का प्रारंभिक आयतन और तार का बाद का आयतन, तो L1 A1 और बराबर क्या होगा, L2 A2, यानी कह सकते हैं A1 बटे A2, तो L2 के नीचे कौन आ जाएगा, L1 आ जाएगा। अब हम बात करते हैं रोला से। तो मेरे साथियों R बराबर होता है रो L अपान A, क्या आता है, R बराबर क्या होता है, रो L अपान A, और जब रो L अपान A होता है तो हम बात करेंगे R1 की, और यहां करेंगे R2 की। तो इस सूत्र की मदद से रो, अब तार एक ही है तो तार के लिए विशिष्ट प्रतिरोध का मान कैसा होता है, समान होता है। तो इसके लिए भी समान होगा, इसके लिए भी समान होगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। तो कौन बचा, L बचा, और क्या बचा, A बचा। तो इसीलिए हम इसकी जगह पे ले सकते हैं L1 बटे A1, और इसका मान लगाएंगे हम L2 बटे क्या लगाएंगे, A2। तो R1 बटे R2 बराबर, इसको ले सकते हैं हम L1 बटे A1, और ये उल्टा हो जाएगा, यहां हो जाएगा A2 बटे L2। अगर हम बात करें यहां पर तो R1 बटे R2, और ये हो जाएगा L1 बटे L2, और यहां हो जाएगा A1 बटे A2। तो मेरे साथियों अगर हम यहां से A1 बटे A2 की वैल्यू निकालेंगे, एक मिनट, A2 बटे A1, अब मेरे साथियों अगर हम A2 बटे A1 की वैल्यू निकालें यहां से, तो ये उल्टा कर देंगे तो जाएगा L1 बटे क्या हो जाएगा यहां पे L2। तो हम A2 बटे A1 की जगह पे क्या लगा सकते हैं हम, तो R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा L1 बटे L2 इंटू L1 बटे L2, यानी कह सकते हैं R1 बटे R2
बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर, L2 का होल स्क्वायर। तो मेरे साथियों ये संबंध बहुत महत्वपूर्ण है, इससे कई एक सवाल निकलेंगे लंबाई वाले, तो याद रखना, ये सूत्र याद कर लेना। R1 बटे R2 होता है बराबर किसके, L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। ये सूत्र याद कर लेना। अब हम बात करते हैं आगे चल के। अब हमने कहा अब देखो यहां से, तो R1 बटे R2 बराबर, मेरे साथियों यहां पे L1, तो L1 की वैल्यू कितनी है यहां पे L बटे, और ये L2 है यहां पे, तो L2 की वैल्यू कितनी है NL, क्या यहां पे होल स्क्वायर, ये कट जाएगा यहां से, तो R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 1 बटा n का होल स्क्वायर। यानी हम कह सकते हैं R1 बटे R2 बराबर 1 अपान एन स्क्वायर। तो देखा जाए तो R2 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगा, एन स्क्वायर R होता है। तो मेरे साथियों अगर किसी तार की लंबाई को n गुना कर दिया जाए तो उसका नया प्रतिरोध जो होता है वो R2 बराबर क्या होता है मेरे साथियों, एन स्क्वायर R होता है। तो यहाँ पर दो फार्मूले बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो है नया प्रतिरोध का सूत्र होता है R2 बराबर एन स्क्वायर R, और एक होता है R1 बराबर वो R1 बटे R2 बराबर होता है L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। तो ये दो संबंध बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरे साथियों ध्यान रखना, नया प्रतिरोध का सूत्र याद रखना है, एक सूत्र होता है एन स्क्वायर R, और एक याद रखना है R1 बटे R2 बराबर होता है L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। मेरे साथियों तो ये दो सूत्र बहुत महत्वपूर्ण हैं। अब अगर हम बात करें कि एक तार है, एक तार की लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाए, तो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करो। यानी कोई तार है जिसकी लंबाई में 10% की वृद्धि कर दी जाती है, तो तार का नया मतलब तार के प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये किताब में देखिएगा या कहीं देखिएगा, जो भी है ये आया हुआ क्वेश्चन है कि कोई तार है इसकी लंबाई इतनी है या उतनी में 10% की वृद्धि कर दी जाए तो उसकी प्रतिरोध में वृद्धि कैसे निकालते हैं। तो हमारे पास ये वाला सूत्र काम करेगा, ये वाला। अब हमें एक तार था जिसकी लंबाई 10% है, अब हमें पता नहीं है तो तार की लंबाई L मान लो, या हम कह सकते हैं कि माना तार की प्रारंभिक लंबाई L बराबर कितनी है, 100 है, तो L2 कितना हो जाएगा, L2 हो जाएगा 100 और प्लस 100 का कितना हो जाएगा 10%, परसेंट मतलब 100, ये कट जाएगा तो कितना हो जाएगा L2 110। यानी L कितना होगा 100 मान लिया हमने, ये माना है हमने, ये माना है L बराबर 100 है, तो L2 कितना हो गया 110। तो अभी हमने सूत्र बताया था R1 बटे R2 बराबर L1 बटे L2 का होल स्क्वायर। तो देखा जाए तो ये हो जाएगा हमारे पास 100 और बटे हो जाएगा 110 का होल स्क्वायर, यानी ये खत्म हो जाएगा। तो यहां से R1 बटे R2 बराबर हो जाएगा 10×100 और बटे कितना हुआ 121। यानी पहले तार का प्रतिरोध कितना था 100 ओम था और बाद में कितना हो गया 121। हमें निकालनी क्या है, प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। क्या निकालनी है, प्रतिशत वृद्धि। और हम जानते हैं जो प्रतिरोध में प्रतिशत वृद्धि होती है, प्रतिशत वृद्धि, तो उसका सूत्र होता है R2 माइनस R1 बटे R1 गुणे 100%, यानी परिवर्तन बटे प्रारंभिक गुणा, ये रूल होता है इसका निकालने का। तो R2 कितना है 121 माइनस ये कितना है 100
और बटे कितना हुआ यहाँ पे 100 और गुणे में कितना यहाँ पे 100 और ये कितना हो गया प्रतिशत। तो यहाँ बचेगा 21/100 गुणा 100। 100 से 100 कट गया तो कितनी वृद्धि आएगी? 21% वृद्धि आएगी। कितनी आएगी? 21% वृद्धि आएगी। मेरे साथियों तो इस वाले सूत्र से तो इस टाइप के सवाल पूछे गए हैं मेरे साथियों। यहाँ पे कितनी वृद्धि हो तो उसको तुम 100 मान लेना और जितनी वृद्धि करने को कहे तो उसमें वृद्धि निकाल लेना और ये सूत्र लगा देना R1/R2 L1/L2 का होल स्क्वायर और ये हो जाएगा और बस। और जब प्रतिशत में वृद्धि निकालेंगे तो R2 - R1/R1 और गुणे में क्या हो जाता है 100 निकाल के आ जाएगा 21%। तो यहां से एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिएगा, अब देखो जो हमने अभी सूत्र बताया था उस सूत्र से मदद से कितना सवाल सिंपल होता है। उसने कहा एक तार का प्रतिरोध, एक तार का प्रतिरोध कितना था? R बराबर 8 ओम था। वो करा इसे दोगुना यानी N बराबर 2 गुना कर दिया जाए तो तार का नया प्रतिरोध ज्ञात करो। तो अभी हमने सूत्र बताया था, नया प्रतिरोध का सूत्र बताया था N²R। अभी हमने सिद्ध कराया था। अगला क्वेश्चन, तो हम जानते हैं नया प्रतिरोध, तो नया प्रतिरोध का आप सूत्र याद करिएगा R डैश बराबर क्या होगा? N²R। तो R डैश और N की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर 2 है तो हो जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू R की वैल्यू कितनी है? 8। तो ये हो जाएगा 2 दूनी 4 गुना कितना हुआ? 8 चौक कितना हो गया? 32 ओम। यानी तार का जो नया प्रतिरोध होगा कितना होगा? 32 ओम। देखो चुटकियों में सवाल हो जाएगा अगर ये सूत्र में याद है और सिद्ध करने को आएगा तो वैसे ही करना है। L1/L2 लेना है और फिर जहां पे हमने N लिया था वहां पे 2 गुना करना है। तो उस टाइप से हम सिद्ध कर सकते हैं, नहीं तो सूत्र लगा सकते हैं। नया प्रतिरोध का सूत्र होता है R डैश बराबर N²R और N कितना यहाँ पे 2 गुना है तो N की वैल्यू 2 रख देंगे और प्रतिरोध का मान कितना है? 8 रख देंगे। तो 2 दूनी 4 8 चौक कितना हो गया? 32 हो गया। तो इस विधि से ये हम चुटकियों में ये सवाल को हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और हमने कहा था इस पीडीएफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन देखिएगा अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे। अभी ये भी अच्छा क्वेश्चन था और भी अच्छे क्वेश्चन है सब। तो हो गया। मेरे साथियों ये क्वेश्चन गर्दा मचाने वाला है, यूपी बोर्ड में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे साथियों, बहुत ध्यान समझना। 2019 का पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। उसने कहा एक सेल, बहुत ध्यान से समझना, एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R ओम है, एक सेल है जिसका प्रतिरोध जो है यानी स्मॉल R है और यहां पर इसका ये बाह्य प्रतिरोध है। तो उसने कहा एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल R है, R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजती है। यानी कोई ये प्रतिरोध R1 है उसमें कुछ समय तक ये धारा भेजती है। एक अन्य प्रतिरोध R2 में, फिर उसके बाद दूसरा कोई प्रतिरोध R2 है उसमें उतने ही समय तक, जितना समय यानी R1 में भेजा था उतना ही समय R2 में भेजी जाती है। तो यदि दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो तो सिद्ध कीजिए स्मॉल R बराबर √R1 इंटू R2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हम बता रहे हैं जितने भी क्वेश्चन उठाते हैं वीआईपी क्वेश्चन उठाए जाते हैं। अब क्वेश्चन को देखिएगा। उसने कहा एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध कितना है? R है। तो हम जानते हैं, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं ये, यानी सेल के द्वारा दी गई धारा जो होती है उसका सूत्र होता है I बराबर E बटे स्मॉल R प्लस कैपिटल R। ये सूत्र सबको याद होना चाहिए। उसने कहा एक सेल जिसका आंतरिक प्रतिरोध R है और R1 प्रतिरोध में कुछ समय तक धारा भेजी जाती है, कुछ समय तक धारा भेजी जाती है। तो सबसे पहले हम बात करें I1 की, हम
तो यहां पर जो I1 होगा वो होगा E बटे स्मॉल r प्लस R1, याद रखना मेरे साथियों। और जब हम क्या करते हैं, अन्य प्रतिरोध R2 में उतने ही समय तक, यानी समय समान है, धारा भेजी जाती है, यानी तो जब हम I2 की बात करें तो ये हो जाएगा E बटे स्मॉल r प्लस R2, यानी I1 का मान ये हो जाएगा और I2 का मान ये हो जाएगा। फिर उसने कहा दोनों प्रतिरोधों में उत्पन्न ऊष्मा समान हो, यानी कह सकते हैं H1 किसके बराबर है, H2 के। और H1 का सूत्र होता है मेरे साथियों H1 R स्क्वायर, यानी R1 स्क्वायर इंटू क्या हुआ T, इधर क्या हो जाएगा I2 R2 स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा T, गलत हो गया। उत्पन्न ऊष्मा का सूत्र होता है मेरे साथियों I स्क्वायर RT होता है, याद रखना ये सूत्र। और सेल के द्वारा ली गई धारा क्या होती है, I बराबर E अपान R स्मॉल r प्लस कैपिटल R। इस सवाल को बहुत बेहतरीन तरीके से समझिएगा क्योंकि क्वेश्चन बढ़िया है, तो पहले समझ लो अच्छी तरह से कि सेल के द्वारा ली गई धारा क्या होती है, I बराबर E अपान स्मॉल r। तो पहले प्रतिरोध के लिए तो I1 हो जाएगा E अपान स्मॉल r प्लस कैपिटल R1, और दूसरे के लिए हो जाएगा I2 बराबर कैपिटल E बटे स्मॉल r प्लस क्या हो जाएगा R2। और हम जानते हैं ऊष्मा की दर जो है समान है, तो हम जानते हैं H बराबर उत्पन्न ऊष्मा जो होती है I स्क्वायर RT, I और R के पदों में, और दोनों का समय समान है, इसीलिए यहां पर जो हो जाएगा मेरे साथियों H की जगह पे तो यहां पर हो जाएगा I, तो यहां पर हो जाएगा I1 का स्क्वायर इंटू R1 इंटू T, और इधर हो जाएगा I2 का स्क्वायर इंटू R2 इंटू T से T ये खत्म हो जाएगा यहां से। और जब हम यहां से I1 का मान रखेंगे तो I1 का मान हो जाएगा यहां पे E का स्क्वायर बटे यहां क्या है E का स्क्वायर, और बटे यहां पे ले सकते हैं हम स्मॉल r प्लस R1 का होल स्क्वायर, क्योंकि यहां पे स्क्वायर लगा हुआ है तो इसको अलग करके लिख दिया, इसका स्क्वायर अलग कर देंगे, इसका स्क्वायर अलग कर देंगे, और यहां पे क्या है मेरे साथियों R1। ऐसे इधर करेंगे तो ये हो जाएगा E का स्क्वायर क्योंकि सेल एक ही है, और यहां हो जाएगा R प्लस R2 का होल स्क्वायर, और यहां हो जाएगा R2। अब मेरे साथियों E स्क्वायर से E स्क्वायर कट जाएगा यहां से, तो यहां बचेगा R1 बटे स्मॉल r प्लस R1 का होल स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा R2 बटे स्मॉल r प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो यहां तक तो समझ में आ गया होगा, तो इसके आगे हम क्वेश्चन शुरू करते हैं इधर से। तो ये हो जाएगा स्मॉल r प्लस R1 का होल स्क्वायर, इसकी हम मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 बराबर, और इसकी मल्टीप्लाई हम इससे करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास R2, और ये हो जाएगा स्मॉल r प्लस R2 का होल स्क्वायर। तो इसका जब सूत्र खोलेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर खोलेंगे तो R स्क्वायर प्लस R1 स्क्वायर और प्लस 2R इंटू R1, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहां ब्रैकेट चल रहा है R1 बराबर, इधर खोलेंगे तो R2, और ये हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस R2 का स्क्वायर प्लस 2R इंटू R2, और जब इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम R1 से तो ये हो जाएगा R1 इंटू R स्क्वायर प्लस एक मिस्टेक हो रही है क्योंकि यहां पे जब हाँ तो मेरे साथियों यहाँ पर थोड़ी मिस्टेक ये हो गई है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास R2 है, और जब R2 है तो यहाँ पे R2 आना चाहिए, यहाँ पे ये R2 आएगा यहाँ पर, और इधर R2 इंटू R1, तो यहाँ पे R2, यहाँ पे क्या है R1, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए R1 आना चाहिए यहाँ पे, और जब यहाँ पे R2 आएगा तो यहाँ पे हो जाएगा R2 का स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा R2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा मेरे बच्चों R2। इसी प्रकार इधर होना चाहिए, यहाँ पे क्या था R1 था, तो यहाँ पे हो जाएगा R1 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा R1। अब इसके मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R1 इंटू R का स्क्वायर, और जब यहां करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास R1 इंटू R2 का स्क्वायर, और इधर हमारे पास हो जाएगा 2R इंटू R2 इंटू R1 बराबर, और इसकी जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा R2 इंटू R का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा हमारे पास R2 इंटू R1 स्क्वायर, ये वाला मिटा देते हैं इधर से,
और ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 2r r1 इंटू r2। तो देखा जाए ये वाला जो है ये जैसे पद है ये दोनों कट जाएंगे। अब हमारे पास जो बचा है वो लिखते हैं। तो यहाँ क्या बचा है हमारे पास, ये बचा है, ये क्या है r1 इंटू आर का स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा r1 इंटू r2 का स्क्वायर बराबर इधर हो जाएगा r2 इंटू आर का स्क्वायर प्लस r2 इंटू r1 का स्क्वायर। हमें स्मॉल r का मान निकालना है तो स्मॉल r वाले पद एक तरफ कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास r1 r का स्क्वायर माइनस, क्योंकि ये वाला पद इधर आएगा तो हो जाएगा r2 इंटू आर का स्क्वायर बराबर बराबर और ये हो जाएगा हमारे पास r2 इंटू r1 और ये इधर आके माइनस का हो जाएगा r1 इंटू r2 स्क्वायर। तो मेरे साथियों यहां से आर स्क्वायर कॉमन आ जाएगा तो यहां बचेगा r1 माइनस r2 और यहां पे हम r1 इंटू r2 कॉमन लेंगे तो यहां बचेगा r1 माइनस r2। तो मेरे साथियों ये सेम ब्रैकेट ये कट जाएगी यहां से तो यहां बचेगा आर स्क्वायर बराबर r1 इंटू r2। तो r जब स्क्वायर हटाएंगे तो यहां हो जाएगा अंडर रूट r1 इंटू r2। तो ये सिद्ध हो गया हमारे पास स्मॉल r बराबर क्या होगा अंडर रूट r1 इंटू r2। तो मेरे साथियों तो ये क्वेश्चन में क्या करना है, तुम्हें कुछ नहीं करना है कि पहले सेल से धारा निकालेंगे। तो पहले प्रतिरोध के लिए आई बराबर इस भाई सेल की जो धारा होती है ई बटे स्मॉल आर प्लस कैपिटल आर, बाह्य प्रतिरोध प्लस आंतरिक प्रतिरोध। तो पहले धारा निकालेंगे दोनों की, फिर हम सूत्र लगा देंगे H बराबर होता है आई स्क्वायर आर टी और उसकी मदद से जब इसको हल करेंगे तो सिद्ध हो जाएगा हमारे पास R बराबर अंडर रूट r1 इंटू r2। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो मेरे साथियों जितने भी सवाल आएंगे वो सब लेटेस्ट सवाल आएंगे, एनसीईआरटी प्लस लेटेस्ट सवाल होंगे जो यूपी बोर्ड की परीक्षा से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। देखो ये किरचॉफ के नियम से आ गया, किरचॉफ का नियम यानी किरचॉफ के पहले नियम से। किरचॉफ का जो पहला नियम होता है मेरे साथियों वो समझ लो एक बार, इंपॉर्टेंट है ये किरचॉफ का प्रथम नियम, या कह सकते हैं संधि का नियम। ये होता है सिग्मा आई इजिकल टू 0, यानी कह सकते हैं कोई संधि है और इस संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, शून्य होता है। किरचॉफ के नियम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके दूसरा जो लॉ है उसके ऊपर न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो परफत वाले हैं वो हम अगली वीडियो में टोटल किरचॉफ के दूसरे जो नियम है उसके जो परफत वाले सवाल हैं टोटल जितने इंपॉर्टेंट 10-20 सवाल जो भी होंगे वो अगली वीडियो में आपको आप सभी लोगों को किरचॉफ के दूसरे नियम से जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे परफत वाले जितने भी क्वेश्चन हैं जिसमें धाराएं पूछी जाती हैं विभिन्न शाखाओं में, तो उस टाइप के सवाल आपको कम से कम 10 से 15 दिए जाएंगे अगली वीडियो में। और हमारे चैनल से आप जुड़े रहिएगा और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे हमारा थोड़ा मनोबल बड़े हमें लगे कुछ तो हम बहुत बेहतरीन और से ज़्यादा सवाल और जो मुख्य परीक्षा को तो हम ऐसी तैसी कर देंगे यूपी बोर्ड की परीक्षा को। आप बस वीडियो को देखते रहिए और इस टाइप के सवालों को और प्रैक्टिस अपने घर पे करते रहिएगा। अब ये किरचॉफ का पहला नियम हमने बता दिया था, संधि का नियम होता है, धाराओं का नियम होता है। नहीं कोई परपथ है या कोई संधि है तो उस पर जितनी भी जो धाराएं होती हैं, जैसे ये संधि है तो इस संधि पर जितने भी धाराएं मिलती हैं उनका सबका जो बीजगणितीय योग होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। यानी किरचॉफ का पहला नियम है संधि का नियम, यानी किसी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है मेरे साथियों, शून्य होता है। जैसे कोई ये संधि है तो ये धारा इधर से आ रही है, ये धारा इधर से आ रही है, ये धारा इधर जा रही है, ये धारा इधर से मतलब इधर जा रही है और ये धारा बाहर जा रही है। तो यहाँ पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी उनका सबका जो योग होगा बीजगणितीय वो क्या होता है, शून्य होता है। और यही कहलाता है किरचॉफ का पहला नियम। और किरचॉफ का जो पहला नियम होता है वो आवेश संरक्षण के नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है, पूछ लेता है। और इसका दूसरा नियम होता है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। एक नंबर क्वेश्चन निकलता है कि किरचॉफ का दूसरा नियम किस राशि को मतलब संरक्षित करता है, तो कह सकते हैं ऊर्जा संरक्षण। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण के नियम को क्या करता है, व्यक्त करता है। और पहला नियम आवेश संरक्षण के नियम को व्यक्त करता है। इसमें आवेश क्या रहता है, संरक्षित रहता है।
और इसका पहला नियम क्या है, समस्त यानी किसी संधि पर मिलने वाली धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। अब सपोज करो, पहले समझ लो, अब हमारे पास कोई संधि है, एक धारा इधर से जा रही 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 है, मान लिया। सपोज करो इसमें धारा ये है, इसमें धारा ये है, इसमें धारा ये है, और इसमें धारा ये है, मान लिया इसमें धारा ये है, इसमें धारा ये है, मान लिया ये I1 है, ये I2 है, ये I3 है, ये क्या है I4 है, ये क्या है I5 है, और ये क्या हमारे पास I6 है। तो इस नियम को एक बात याद रखनी, समस्त यानी सभी का जो योग होगा वो क्या होगा, शून्य होगा। क्या होगा, शून्य, यानी I1 प्लस, अब इसमें एक याद रखनी है, जो संधि की ओर आएंगी, जो संधि की ओर आएंगी उनको हम लेते हैं धनात्मक, और जो संधि से दूर जाएंगी उसको क्या लेते हैं हम, ऋणात्मक लेते हैं। क्या लेते हैं, ऋणात्मक। या कह सकते हैं संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या रहता है बेटा, बराबर रहता है। अगर सपोज करो कोई ये हमारे पास है यहाँ पे, अब ये इधर आ रहा है, ये इधर आ रहा है, और ये इधर आ रहा है, और ये क्या हो रहा है, इधर जा रहा है, तो ये I1 है, ये I2 है, ये क्या है I3 है, तो I1 प्लस I2 प्लस I3 किसके बराबर होगा, इसके बराबर होगा, यानी I4 के। यानी संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग और संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग क्या होता है, बराबर होता है। अब आते हैं सवाल पे। अब इस वाले सवाल में करेंगे तो देखो, ये मेरे बच्चों इसकी ओर आ रहा है, ये मेरे बच्चों इसकी ओर आ रहा है, ये मेरे बच्चे जा रहा है, ये मेरे बच्चे जा रहा है, ये मेरे बच्चे आ रहा है। अब जो संधि की ओर आएंगी, जो संधि की ओर आएंगी, यानी कौन आ रहा है, 4 एम्पियर आ रहा है। ये संधि की ओर आ रही है, कितनी आ रही है, 6 एम्पियर आ रही है। और ये संधि की ओर आ रही है तो कितनी आ रही, प्लस का 3 एम्पियर आ रही है, बराबर होगा। अब ये संधि से दूर आ रही है तो कितनी है यहाँ पे, 10 एम्पियर, और ये भी संधि से दूर जा रही तो क्या होगा, प्लस का I। तो हमने कहा संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, शून्य होता है। तो 4 और 6 10, 3 कितने हो गए, 13 एम्पियर, और बराबर यहाँ पे कितना हो गया, 10 एम्पियर प्लस कितना हो गया I। यानी हम कह सकते हैं I बराबर हो जाएगा 13 माइनस 10, तो I बराबर आ जाएगा हमारे पास 3 एम्पियर। तो इसका आंसर जो कितना होगा, 3 एम्पियर होगा। तो ले सकते हैं प्लस का 4 प्लस का 6, और यहां ले सकते हैं प्लस का 3 माइनस का 10 बराबर I। यानी संधि से दूर जाएगा उसको माइनस लेना है, और जो संधि की ओर आएगा उसे प्लस लेना है। या फिर संधि की ओर आने वाली धाराओं का योग और संधि से दूर जाने वाली धाराओं का योग क्या होता है, शून्य बराबर होता है। तो इस जगह पे यहाँ पे इसकी जो I की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी मेरे साथियों, 3 एम्पियर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 3 एम्पियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें आ जाओ, तो हम सबसे पहले बात करेंगे P पर। तो हम पहले I1 का मान निकालेंगे। तो ये संधि की ओर आ रही है तो प्लस में होगी, ये संधि से दूर जा रही है, दूर जा रही है तो किस में होगी, माइनस में होगी। ये संधि की ओर आ रही है तो किस में होगी, प्लस में होगी। तो I1 जो होगा वो हो जाएगा 2 और 2 4, 4 में से 1 गया, कितना बचेगा, 3 एम्पियर। अब बात करेंगे यहां पे हम Q पे, किसी बात करेंगे हम Q पे I2 की। तो जो यहां पर I1 इधर आ रहा है, तो जब I2 की बात करी जाएगी यहां पर ये, तो ये क्या होगा मेरे बच्चों, इधर जे आ रही है I1 और इधर क्या आ रही है, ये जा रही है। तो I1 आ रही तो किस में लेंगे, प्लस में, यानी 3 जो होगा प्लस में होगा, और ये किस में, ये दूर जा रही है तो किस में होगा, माइनस में, यानी 1 एम्पियर माइनस हो जाएगी। कितनी हो जाएगी यहाँ पे, 2 एम्पियर। यानी I2 का मान कितना आ गया, 2 एम्पियर आ गया। अब बात करते हैं I की। अब देखो ये पास में आ रही है तो कितना, 2 एम्पियर, ये पास में आ रही है तो कितना हुआ, 1 एम्पियर, और ये क्या है, दूर जा रही है तो कितना हुआ, 1.2 एम्पियर। जो दूर जाएगी उसे माइनस लेना है, तो I बराबर हो जाएगा 3 माइनस 1.2 एम्पियर। और जब हम 3 में से 1.2 घटाएंगे तो यहां बचेगा 8, और 2 में से गया कितना आ गया, 1.8। यानी I की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 18 एम्पियर। यानी जो I का मान होगा वो कितना होगा, 1.8 एम्पियर होगा। कल अगली वीडियो में किरचॉफ का पहला नियम, दूसरा नियम, बीटून सेतु, और किरचॉफ के पहले नियम से दूसरे नियम से जितने भी मुख्य ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल हैं वो आएंगे। और जो हमने पीछे जो चैप्टर पढ़ाया था वैद्युत चालन, उसमें कुछ सवाल हैं वो आएंगे कल अगली वीडियो में। तो इसलिए वीडियो को
लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन है, खुले परपथ में एक सेल के प्लेटों के बीच विभवांतर 1.9 वोल्ट है। इस सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। वैद्युत परपथ बनाकर सेल का आंतरिक प्रतिरोध एवं 3 ओम के प्रतिरोध में बहने वाली वैद्युत धारा का मान ज्ञात करो। मेरे साथी उसने कहा खुले परपथ में एक सेल प्लेटों के बीच विभवांतर दे रखा है, हमें 1.9 वोल्ट है। इसे सेल को 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर, ये वाला है 3 ओम प्रतिरोध से जोड़ने पर इसके प्लेटों के बीच विभवांतर 1.5 वोल्ट हो जाता है। तो वैद्युत परपथ में बनाकर, यानी वैद्युत परपथ जो बना दिया है ये है, यानी कोई हमारे पास एक सेल है ये, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध है वो कितना है, स्मॉल आर है, और इस सेल को हमने एक 3 ओम से इसको हमने क्या करा, कनेक्ट कर रहे हैं। जब इसमें धारा इसमें प्लस से माइनस को हो जाती तो इसमें धारा आई बह रही है ये, तो तुम्हें इसमें धारा निकालनी है और इस आंतरिक प्रतिरोध का मान निकालना है। मगर इसका विभवांतर दे रखा है, सेल का ये दे रखा है, और हमारे पास सेल के क्या कहा है, सेल का विभवांतर दे रखा है, और इसके प्लेटों के बीच विभवांतर, टर्मिनल विभवांतर और विद्युत भागबल दे रखा है। क्या दे रखा है, विद्युत भागबल और टर्मिनल विभवांतर दे रखा है। तो क्वेश्चन को देखते हैं। चलो देखते हैं। चलो हटाओ। सबसे पहले हमें निकालना है आंतरिक प्रतिरोध। तो मेरे साथियों आंतरिक प्रतिरोध का तुमने सूत्र पढ़ा होगा, E/B-1/R। ये आंतरिक प्रतिरोध का सूत्र होता है। तो मेरे साथियों उसने कहा है विभवांतर, सेल का विद्युत विभवांतर जो है वो E बराबर दे रखा है 1.9 वोल्ट, और प्लेटों के बीच जो विभवांतर है वो कितना दे रखा है यहाँ पर 1.5 वोल्ट, और कैपिटल आर का मान जो दे रखा है उसने 3 ओम। तो हमें निकालना है स्मॉल आर का मान और आई का मान। तो सबसे पहले हम स्मॉल आर की बात करेंगे। तो स्मॉल आर का सूत्र होता है, अभी बताया था हमने, E/B-1/R, यानी R बराबर हो जाएगा, E की वैल्यू कितनी है 1.9 अपान 1.5 माइनस 1 इंटू R। तो R बराबर हो जाएगा 1.9, या ऐसा करते हैं हम, स्मॉल आर बराबर इसका एलसीएम ले लेंगे तो हो जाएगा E-B/B इंटू क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। अब इसकी वैल्यू रखाएंगे तो E की वैल्यू कितनी है 1.9 माइनस 1.5 बटे 1.5 इंटू 3, ये 3 दे रखी है इसकी वैल्यू। और जब 3 दे रखी है तो मेरे साथियों स्मॉल आर बराबर हो जाएगा हमारे पास, यहां बचेगा 1.5 है तो यहां बचेगा 0.4, क्या बचेगा 0.4, 0.4 बटे 1.5 मल्टीप्लाई 3, और इसके भाग करेंगे तो हो जाएगा 0.5, पॉइंट से पॉइंट ये चला जाएगा, तो स्मॉल आर की वैल्यू आ जाएगी 4/5, और इसको जब भाग करेंगे तो पॉइंट जाएगा, और 5 2 कितने हो गए 40, यानी आर की वैल्यू जो हो जाएगी 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 8 ओम, यानी जो इसका आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा 0.8 ओम होगा। अब हमें इसमें निकालनी है धारा, क्या निकालनी है, धारा निकालनी है इसकी। और जब इसकी धारा निकालेंगे तो धारा का सूत्र होता है I बराबर B/R। तो I बराबर B कितना हमारे पास 1.5, और R की वैल्यू कितनी है हमारे पास 3 ओम, यानी 1.5 बटे 3, और 3 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 3 पंजे 15, यानी I की वैल्यू जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.5 एम्पियर।
यानी तो 3 ओम में जो धारा प्रवाहित होगी वो कितनी होगी, 0.5 एम्पियर होगी, और इसका जो आंतरिक प्रतिरोध होगा वो कितना होगा, 0.8 ओम। तो आज की पीडीएफ में इतनी सारे क्वेश्चन हैं, और अगली वीडियो में जो है अब किरचॉफ के नियम के दूसरे लॉ से जो जितने भी न्यूमेरिकल होंगे वो आपको मिलेंगे। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।